मैडम जा रही है ना। उसके बाद कैसे केशवानंद भारती केस आता है और उसमें कैसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रतिपादित की जाती है, वो कहीं मैडम जाओ। फिर 42वां संविधान संशोधन कैसे आता है और फिर मिर्लवा मिल्स केस क्या, ये इवोल्यूशन हुआ, उसका विकास क्या हुआ, ठीक है, ये लिखना है आपको। 12 नंबर का सवाल था, 6 नंबर का तो ये पार्ट हो गया। 6 नंबर का पार्ट है कि उसका प्रभाव क्या है। सवाल में अगर 2 चीजें पूछी गई हैं तो सवाल 2 भागों में बढ़ जाता है मूल्यांकन करते समय, ठीक है। अब प्रभाव आपको ये लिखना है कि संसद उसमें कैसे संशोधन कर सकती है, कैसे नहीं कर सकती है, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रतिपादित होगी, उसका इम्पैक्ट किया जाएगा, कैसे अनुच्छेद 368 के तहत कैसे संविधान संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किन चीज़ों में हो सकता है, किन चीज़ों में नहीं हो सकता। तो सवाल को समझना और लिखना। मैक्सिमम बच्चों ने क्या लिखा कि केशवानंद भारती केस में मूल संरचना सिद्धांत आया और ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में ये चीज़ें कही गई हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी लोग बताते रहे और उसका कोई किसी ने प्रभाव छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया। तो फिर कापी आपकी कितने नंबर में जचेगी? 12 नंबर का सवाल 6 नंबर में जचेगा। इसी तरीके से एक सवाल आया था कि अनुच्छेद 21 के तहत कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकार हैं। तो कुछ बच्चों ने कुछ लिखा, कुछ ने कुछ लिखा। उसके तहत 20-22 अधिकार अब आ गए, वो सारे लिखने थे। और खास करके राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्राइवेसी, विदेश भ्रमण का अधिकार, राइट टू पासपोर्ट, मेनका गांधी केस और ये सब जो गोमई केस है, सब केस आपको लिखने हैं उसमें। तभी आपको 8 में 6 नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको ही मिलेगा, ठीक है। अब आया था सवाल की संसदीय समितियां की क्या उपयोगिता है और प्रकलन समिति की भूमिका लिखना था। तो बच्चों ने क्या लिखा? संसदीय समितियां क्या होती हैं, कौन कौन सी संसदीय समितियां हैं और प्रकलन समिति क्या है। कहीं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज क्यों आवश्यक हैं, आधे से ज्यादा लोगों ने % लोगों ने नहीं लिखा। तो ये सवाल को समझना और समझ करके उसको लिखना, ये काफी महत्वपूर्ण चीज होती है और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको तो इलेक्शन, इसी तरीके से इलेक्शन में भी सवाल आते हैं परीक्षा में। भाई प्रीलिम्स में जब सवाल आते हैं तो इलेक्शन कमीशन की चर्चा भारतीय संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में की गई, ठीक है। अब ये वो छोटा पार्ट है, वो मोटी मोटी चीजें उसमें लिख दी गई हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या होगा, निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, उसको कैसे काम करना है, उसको किसके किसके चुनाव कराने हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्यों और
विधानसभा के सदस्यों का उसे चुनाव कराना है। रोल लिस्ट कैसे बनेगी, यानी निर्वाचक सूची कैसे बनेगी, मतदाता कौन होगा, मतदाता की उम्र क्या होगी, और अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका निर्णय कौन करे, इतना चीज इसमें कही गई। इसके अलावा अब चूंकि एक 70 वर्ष का हमारा 75 वर्ष का लोकतंत्र हो चुका है, तो चूंकि 75 ईयर के हम अब डेमोक्रेसी हो चुके हैं और अब हम अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, तो अमृतकाल में निश्चित रूप से 75 वर्षों में एक बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट हुई है, चेंज हुई है, परिवर्तन हुए हैं, आवश्यकताओं के अनुरूप चीज़ों में परिवर्तन किए गए हैं। तो चाहे वो तमाम सारे कानून बनाए गए हों, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, परसीमन आयोग बनता है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान आपको परीक्षा में रखना है। या प्रीलिम्स में सवाल आता है, जो कमेटियां बनी हैं निर्वाचन को लेकर के, जो निर्वाचन के लिए सुधार हुए हैं, रिफॉर्मेशन हुए हैं। पहले तो इलेक्शन लिस्ट में नाम होता था, आदमी जाता था, अपना नाम बताता था, नाम टिक होता था, वोट डाल के चला जाता था। अब तो ऐसे वोटिंग होती नहीं। तमाम चीज़ें चुनाव में, तमाम सारी समस्याएं आई। 75 वर्ष के इतिहास में लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, वो चाहे धन बल का प्रयोग हो, चाहे बाहुबल का प्रयोग हो, चाहे माफियागिरी हो, चाहे बोगस वोटिंग हो, चाहे बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे जातिवादी धर्मवादी प्रवृत्तियां हो, चाहे क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां आई हों, इन सब प्रवृत्तियों से निपटने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए, फेयर चुनाव के लिए, ट्रांसपेरेंट वोटिंग के लिए, निष्पक्ष और निर्भय चुनाव के लिए लगातार इलेक्शन कमीशन ने और पार्लियामेंट से तमाम सारे कानून पास होते होते आज हम जिस मुकाम पर हैं, वो मुकाम एक बहुत बड़ा मुकाम है। ठीक है, जहां पर अब हम सामान्य बैलेट से वोटिंग ना करके ईवीएम से वोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग के साथ साथ अभी तक हमें नहीं देख पाते थे कि बीप की आवाज़ आती थी, मान लेते थे कि वोट पड़ गया। लेकिन अब एक नया सिस्टम जो है डेवलप कर दिया गया है वीवीपैट का, और वीवीपैट के सिस्टम में ये विकसित कर दिया गया है कि कैसे आप वोट डालने के बाद वो पर्ची भी आपको दिखेगी कि यानी मोर और लेस बैलेट जैसा ही सिस्टम फिर से डेवलप हो गया कि काउंटिंग भी आसान हो गई। अब तमाम सारी एडवांस डिमांड है इलेक्शन को लेकर के कि ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था हो जाए, है ना। जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे घर पर मतदान करा लिया जाए, कर्मचारी वोटिंग नहीं कर पा रहे थे तो उनको बैलेट वोटिंग की बात कही गई, है ना। और कैसे सत्ता का परिवर्तन स्मूथ हो जाए, ये सब तमाम चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे कमेटियां बनी, कैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी आई, कैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 पास किया गया, कैसे 1960 में अमेंडमेंट हुआ, वो टी.एन. शेषन जैसा व्यक्ति कौन था जो अस्तित्व में आया और उसने पूरी चुनाव की पद्धति को क्या कर दिया, बदल के रख दिया। वही नियम, वही कानून, वही सारी व्यवस्था, वही संविधान, और चुनाव का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, बदल गया। ये टी.एन. शेषन की कुवत थी। और 1 सदस्यीय से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बना। ये सब पूरा एक लंबा इतिहास है। हम लोग टी.एन. शेषन से मिल चुके हैं व्यक्तिगत रूप से। जब हम लोग पढ़ते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, देन ही वाज द इलेक्शन कमिश्नर, और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए थे तो हम लोगों से मुलाकात हुई थी, बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें हम लोगों ने उनसे सवाल भी पूछे थे। तो चूंकि एक वो दौर था 90 का दशक, जो भारतीय राजनीति के लिए, वो चाहे मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, और वो चाहे इलेक्शन में सुधार का मुद्दा रहा हो, ये 1986 से लेकर के 95 तक का जो कार्यकाल है, लगभग 10 वर्षों का, ये भारतीय राजनीति को बहुत बुरी तरीके से या बड़े व्यापक तरीके से परिवर्तित करता है, और राजनीति की दशा और दिशा पूरी बदल देता है। और इसी दौर में इलेक्शन व्यवस्था पूरी तरीके से भारत में बदली, पूरा सिस्टम चेंज हुआ। तो अब हम लोग जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है उसकी चर्चा करेंगे, फिर इसके डेवलपमेंट और इन्वॉल्वमेंट की चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है वो 2 सदनों से नहीं,
3 सदनों से मिलकर बनती है। हम लोग व्यवस्था का तो 2 सदनों से बनती है, लेकिन पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो 3 सदनों से मिलकर बनता है, जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और निर्वाचन सदन। लोक सदन, राज्य सदन और निर्वाचन सदन से, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर निर्वाचन आयोग नहीं लिखा है, क्या लिखा है? निर्वाचन सदन, ठीक है। तो उसी तरीके से वो पावरफुल है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाता है, वैसे इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए एक व्यवस्था स्थापित करता है और उस व्यवस्था से सारी चीजें चलती है। तो कुल मिलाकर के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 है। कोई अंग्रेजी मीडियम वाला तो नहीं? कोई नहीं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात, किसकी बात कही गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। और 66 में वाइस प्रेसिडेंट की बात, इनके चुनाव के लिए, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोकसभा के लिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए और विधानमंडल के लिए, यानी लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इनके चुनाव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इलेक्शन कमीशन, और इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 324 में एक इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई इन सब चीजों के लिए, और ये कहा गया कि इन सब इलेक्शंस के सुपरवाइज करने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए और पूरी प्रक्रिया को बनाने के लिए एक मशीनरी निर्धारित करने के लिए पूरी तरीके से जो भारत का संविधान एक निर्वाचन सदन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक इलेक्शन कमीशन की बात करता है। किसकी बात करता है? एक इलेक्शन कमीशन की बात करता है। और यह इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा गया है, द प्रोविजन फॉर द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर make the independent of the executive control and ensure an election free from the control of the party in power for the time being। इसमें प्रोविजन किया गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर होगा वो किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में न आए, वो निष्पक्ष रूप से काम करे, इसलिए उसकी स्वतंत्र चुनाव करा सके, इसीलिए उसको हटाने की जो पद्धति की गई है, प्रोसेस उस तरीके से किया गया है जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटता है। इट मीन्स द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर विल बी बाय द वे ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल। उसको समावेदन की प्रक्रिया से ही हटाया जाएगा, समावेदन की प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रक्रिया से उसे हटाया नहीं जाएगा। इट मीन्स उसको संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, जो कि सामान्य बहुमत से कम ना हो, उसे कम में नहीं हटाया जा सकता। यानी कुल मिलाकर के सिंपल मेजॉरिटी तो होनी ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सॉल्व होगा, इन सभी चीजों की चर्चा इसमें की गई है। और ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। शुरू में केवल एक इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होता था, लेकिन 1989 के जनरल इलेक्शन के पहले कांग्रेस की सरकार ने अचानक से 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर, क्योंकि राजीव गांधी ने जेल सेशन को अपॉइंट किया था निर्वाचन आयुक्त, लेकिन जब उनको लगने लगा कि ये आदमी तो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, ये तो निष्पक्ष आदमी है,
तो उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर को उसमें और अपॉइंट कर दिया। मैं कोर्ट में गया और वहां से डिसीजन हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट जो है अन्य इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन जो सीनियर होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो PSC के सीनियर थे और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, और इसलिए उसको मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया। और इसलिए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, तो जब फिर से 1989 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी DP सिंह के नेतृत्व में, तो फिर से इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर कर दिया गया। लेकिन फिर जब कांग्रेस की सरकार आती है तो उसने फिर से उसको बहुसदस्यीय इलेक्शन कमीशन के रूप में बना दिया। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन shall have the power to superintend direction and conduct of the all election to parliament and the state legislature and of election to the office of the president and vice president। अनुच्छेद 324(1) कहता है, आर्टिकल 324(1) कहा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। क्या कराएगी? फ्री इलेक्शन कराएगी। कैसा इलेक्शन कराएगी? फ्री इलेक्शन कराएगी। और सभी पावर है उसको कि वो सभी चुनाव कराएगी, उसको सुपरिंटेंडेंस कर सकेगी, उसका निरीक्षण कर सकेगा, उसके निर्देशन कर सकेगा। ये जो उसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो पावर थी, उसी पावर के आधार पर इलेक्शन में देखिए मंत्री सब चुप हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन, है ना। तो वो पावर को इलेक्शन कमीशन को यूटिलाइज करना पड़ता है, ना हो तो हो ही नहीं सकता है। इसी के अलावा अगर जरूरत पड़े तो कुछ रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ रीजनल कमिश्नर्स अपॉइंट हो सकते हैं, राष्ट्रपति उनको कर सकता है इलेक्शन कमीशन में और जनरल इलेक्शन के पहले। और इसलिए जो कि इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करेंगे, तो ये रीजनल कमिश्नर्स की बात जो है वो 324(4) में दी गई। रीजनल कमिश्नर क्षेत्रीय आयुक्त बन सकते हैं, सामान्यतः बनाए नहीं जाते हैं। जब जो प्रदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसी के बाद, इधर आगे बैठ जाओ बेटा, कहे तो इतना तेज बोलना पड़ेगा, पूरा सुबह से मैं थक जाता हूं, बहुत काम होता है। नहीं लग रहा था क्या तो 3:30 बजे की क्लास में चला गया, अगर 2 बजे वाली होती तो मना कर। तो ये जो प्रोविजन है कि रीजनल कमिश्नर्स हो सकते हैं, और ये ट्रांजिशनल रूल्स की बात है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। अब इसके अलावा अनुच्छेद जो 325 है, आर्टिकल 325 है, यह है हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन की बात करता है। कहता है देयर इज नो प्रोविजन फॉर कम्युनल सेपरेट, बहुत महत्वपूर्ण लाइनें सुनिएगा, मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ लेकिन पहले अंग्रेजी में लिखी एक लाइन अंग्रेजी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिखी गई। देयर इज नो प्रोविजन फॉर कम्युनल सेपरेट और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, कि कोई भी सांप्रदायिक पृथक और विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं। 3 शब्द यूज नहीं है, क्यों यूज किया गया आप ये बताइए। कोई भी सांप्रदायिक, कम्युनल सेपरेट पृथक, और तीसरा शब्द क्या बोला मैंने? स्पेशल, विशेष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं। ये 3 शब्द क्यों आया?
क्यों किया गया इसको? जरूरत क्या पड़ गई? संविधान में लिखने की जरूरत क्या पड़ गई भाई? पहले ये होता था। यस, 1935 के अधिनियम तक तमाम सारे जो अधिनियम पास हुए थे, मैं खुद पढ़ा गया हूं, इसलिए मत कह देना कि सर बताया नहीं गया कि रिलीजन के आधार पर हिंदू सामान्य और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, ये निर्वाचन क्षेत्र इस जाति के लोगों के लिए सुरक्षित होगा, ये भी नहीं किया गया। विशेष निर्वाचन की व्यवस्था कि कमिश्नर प्रणाली हो गई, ये प्रणाली हो गई, वो प्रणाली हो गई, ये सब कोई व्यवस्था नहीं होगी। कोई भी सांप्रदायिक, पृथक और विशेष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होगी। दियर का प्राविधान नहीं होगा। There shall be one electoral roll, केवल एक मतदाता सूची होगी, केवल एक इलेक्टोरल रोल क्या होगी? एक मतदाता सूची होगी जिसमें सभी लोगों का नाम लिखा जाएगा। इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी, प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र के लिए। टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। टेरिटोरियल प्रादेशिक है, टेरिटोरियल, ठीक है। एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, वो कैसे बनेगा? टेरिटरी के आधार पर बनेगा। जैसे हरदोई क्या है? एक लोकसभा की टेरिटरी है। सवायतपुर क्या है? एक टेरिटरी होगी। हरदोई सदर एक टेरिटरी होगी। सांडी एक टेरिटरी है, विधानसभा है। ओके, मल्लामा एक टेरिटरी होगी, संडीला एक टेरिटरी होगी। तो ये सब क्या है? निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो हर निर्वाचन क्षेत्र की एक मतदाता सूची फॉर इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यानी संसद के सदन और राज्य की विधानसभाओं के प्रादेशिक क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची होगी। यानी सिंगल इलेक्टोरल रोल की बात भी अनुच्छेद में कहीं तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 325 में कही जा रही है। एंड और आगे लिखा गया है, नो पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच रोल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, और महत्वपूर्ण सब है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर एनी ऑफ देम। और इसमें से किसी भी व्यक्ति को धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा इसमें से किसी भी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया। कास्ट और रेस में क्या अंतर होता है? प्रजाति और जाति में क्या अंतर होता है? बोलिए। जाति प्रजाति में क्या? जाति सर कास्ट सिस्टम सर, जैसे जब भारत के अंदर होता है, हाँ ठीक है। और प्रजाति का मतलब होता है मंगोलाइड, जैसे मंगोलाइड हो गए, सागरी हो गई, ये प्रजाति। और जाति सर जैसे कि अपने यहाँ जो कुल है, हाँ, जो वंश है, वो प्रजाति होती है, वो रेस होती है। जिनके नाज, नक्श, चेहरा, मुहरा एक जैसे होते हैं, वो एक प्रजाति के होते हैं। किसके होते हैं? एक प्रजाति के होते हैं, ठीक है। अभी हरदोई में किसी का चेहरा अंग्रेज की तरह दिखने लगे तो भले ही वो
हरदोई के रहने वाले माता पिता से पैदा हुआ संतान हो, तुरंत उसके जन्म पर, उसकी उत्पत्ति पर क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि ये तो इस प्रजाति का बच्चा नहीं है। ठीक है, इसीलिए सब खोजते रहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, किसको पड़ा है। अरे ये हंसने वाली कौन बात है? अभी हरदोई में पैदा होने वाले बच्चे का चेहरा, नाक चपटी हो, माथा चौड़ा हो, आंखें अंदर घुसी हुई हो, गाल ऐसे निकला हुआ हो, है ना, वो चाइनीज लग रहा हो, तो प्रश्न उठेंगे नहीं उठेंगे? स्वाभाविक से उठेंगे। तो जाति वो कृत्रिम व्यवस्था है जो हम लोगों ने अपना उत्तर वैदिक काल में बना लिया। ठीक है, लेकिन अभी रेस की बात करें तो कश्मीरियों की अलग रेस है। देखिए उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनका चेहरा पतला लंबा, नाक ऐसे, है ना, कान दूसरी तरीके से, बालों के रंग दूसरे। अंग्रेज को देखिए, उसका रंग अलग। केनिया के लोगों को देखिए, घाना के लोगों को देखिए, उनका रंग अलग, बाल अलग, चेहरा अलग, शरीर का बनावट अलग है, सभी मनुष्य, लेकिन सबकी क्या है? अलग रेस अलग है, उनकी प्रजाति अलग है। ठीक है, हम लोगों की प्रजाति अलग है। बेसिकली जो प्रजातियां मानी जाती हैं वो टेरिटरी के क्षेत्र के आधार पर, वहां के क्लाइमेट के आधार पर पहले से डेवलप हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी भी वो इंडियन लोग, उस रेस के लोग जो अफ्रीका में चले गए हैं, उनका चेहरा मोहरा सब इंडियन की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो इसलिए ये रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई रेस के आधार पर दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको सब चिक्की कहते चिढ़ाते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो तो इस देश के नागरिक ही नहीं है, क्योंकि उनका भाई सिक्किम में चले जाइए, आप नेपाल के बॉर्डर पे चले जाइए, या अपने उत्तराखंड में बिल्कुल उत्तर चले जाइए, हिमाचल बिल्कुल उत्तर चले जाइए। इसी आधार पर चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड ये सब मेरा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का चेहरा मोहरा, नाच नक्श हमारी प्रजाति का है। इसी आधार पर तो चीन क्लेम करता है इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को, वो सिक्किम को हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड वाला एरिया हो, और चाहे वो अक्साई चीन वाला एरिया हो, इसी आधार पर तो क्लेम करता है, रेस के आधार पर। तो कहता है कि रेस, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बातों को सुनिए कम, सुनिए ज्यादा, तभी समझ में आपके बात आएगी। तो ये अनुच्छेद 325 कहता है। अनुच्छेद 326 कहता है, क्या कहता है इलेक्शन के बारे में? कि द इलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? कि चुनाव वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, किसके आधार पर होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। एवरी पर्सन who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age shall be entitled to vote at the election. प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है, वो मतदान का अधिकारी होगा। पहले उम्र 28 वर्ष, 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 18 कर दिया गया। जब सुधार में हम चर्चा करेंगे तब इसकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे कि संविधान संशोधन से इसको बदला, राजीव गांधी के समय में इसको बदला। ओके, तो 18 वर्ष कर दिया गया। एट द इलेक्शन प्रोवाइडेड ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा संविधान की किसी भी अन्य प्राविधान से उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और इसीलिए
or any of law made by appropriate legislature on the ground of non-residence, unsound of minds, crime or corrupt or illegal practice, अथवा बिना उचित विधायन कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा। तो उचित जो रोक होगी मतदाता पर, वो क्या क्या रोक लग सकती है कि नॉन रेजिडेंस हो, इस देश का निवासी ना, अनसाउंड ऑफ माइंड, जो पागल, क्राइम कर दिया हो, इतना बड़ा अपराधी हो जिससे वोट देने का अधिकार या उसकी सहभागिता छीनी जा सके, और करप्ट अगर वो भ्रष्ट पाया जाए, या इलीगल प्रैक्टिस कोई अविधिक कार्य, गैर कानूनी कार्य करता हुआ पाया जाता है कोई, और उसके लिए कानून बनाकर अगर रोक लगेगी तो रोक लगेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को, ये कुछ आधार है जिनके द्वारा रोक लग सकती है। क्या क्या? नॉन रेजिडेंस, अनसाउंड ऑफ माइंड्स, क्राइम और करप्शन और इलीगल प्रैक्टिस। ओके, तो ये कुछ आधार हैं, इनको जरूर आप याद करके रखिए। अब इसके बाद जो है अनुच्छेद 327 में और 328 में कानून बनाने की शक्तियां जो पार्लियामेंट की है उसकी चर्चा की थी इलेक्शन के संबंध में। आर्टिकल 327 में और 328 में किसकी चर्चा की गई है? संसद मतलब कानून बना सकती है मत के संबंध में, यस, विधान और इलेक्शन के संबंध में, मत के संबंध में, इलेक्शन और अनुच्छेद 328 में और 327 में इसकी चर्चा की गई है। तो 24 में इलेक्शन कमीशन, 25 में मतदाता सूची, 26 में मतदान का अधिकार, और 27 और 28 में कानून बनाने के अधिकार की बात कहता है। पावर ऑफ लेजिस्लेचर क्या है कि on the basis of the above provisions, जो ऊपर प्रावधान बताए गए हैं इसमें 25 में और 26 में, and the other provisions of the constitution, और संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत, the power to make law relating to all matters in the connection with that election, चुनाव से संबंधित जितने भी कानून बनाने की शक्ति है, नॉट ओनली टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट आल्सो टू बी टू द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, बिलोंग्स टू द यूनियन पार्लियामेंट। केवल संसद के लिए ही नहीं बल्कि उन राज्य विधानसभाओं के लिए भी जो संघ के संसद के अधीन होंगे, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, उनके लिए संसद कानून बने। और आगे कहते हैं 328 में द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द हाउएवर सब्सिडी पावर इन दिस, राज्य विधानमंडल को इसके संबंध में अनुपूरक शक्ति प्राप्त, कैसे शक्ति प्राप्त होगी? कंप्लीमेंट्री होगी, सप्लीमेंट्री पावर्स होगी। इट कैन लेजिस्लेट ऑन इलेक्टोरल मैटर्स relating to the state legislature insofar as such matters are not covered by the legislation of parliament। ये कहता है कि राज्य विधानमंडल उन मामलों पर कानून बनाएगा जिन मामलों पर संघ की संसद ने कानून नहीं बनाया है। अगर उस मैटर पर संघ की संसद ने पहले कानून बना दिया है तो वो लागू होगा, और राज्य विधानमंडल ने अगर बाद में बनाया है तो यूनियन का लागू होगा। तो जो मैटर राज्य अभी तक संघ के कानून से कवर नहीं हुआ है, उन्हीं मैटर्स पर ही राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, और किसी पर कानून नहीं बना सकता, और सब पर संसद कानून बनाए। तो लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल इन अदर वर्ड्स बी वाइड, बी वैलिड
only if they are not repugnant to the law of the parliament। वो तभी लागू होंगे जब वो सभी के कानूनों का उल्लंघन नहीं करें। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो संविधान के प्रोविजन के तहत अधिकतम शक्ति इलेक्शन के संबंध में कानून बनाने की किसमें वेस्टेड है? पार्लियामेंट में है। एंड बाय यूजिंग दिस पार्लियामेंट पावर, इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए पार्लियामेंट में तमाम सारे चुनाव सुधार संबंधी कानून पास। सो मेनी इलेक्शन रिफॉर्म्स लॉज वर पास्ड बाय पार्लियामेंट, जिसमें आपका पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 एज अमेंडेड इन द 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जिसको बाद में 1951 में अमेंडमेंट किया गया, वो हुआ बना कानून जिसके आधार पर चुनाव होते हैं। उसके बाद जितने भी इलेक्शन रिफॉर्म्स प्रदेश को स्वामी कमेटी के आधार पर के आधार पर 1990 में या 96 में या 2003 में या 2013 में या 2017 में जो वीवीपैट आया, ये सब जितने भी कानून हैं ये सब पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाए। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन को डिलिमिटेशन कमीशन भी गठित करने का काम। इवन दो द पार्लियामेंट विल enact the laws for the delimitation commission, formation of delimitation commission Act 1962 and 1972 was passed। संसद ने परिसीमन आयोग 1962 और 1972 भी पास किया गया है, जिसमें कि इलेक्शन के मॉड को डिसाइड करेगा और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के टेरिटरी को डिफाइन करना। तो डिलिमिटेशन कमीशन अमेरिका में हर चुनाव के बाद होता है और सरकार अपने हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, बदल लेती है। अब देखिए, मान लीजिए सर, आपने कहा कि जो मतलब इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेड पर संसद कानून बनाएगा। यस, वो जब रिक्वायरमेंट देगी तो बनाएगी, या फिर पार्लियामेंट अपने महसूस करे वो कानून बना दे, है ना? क्या मतलब सलाह जरूरी है? वो फन एंड फेयर इलेक्शन उसको कराना है। कानून तो संसद ही बनाएगी, इलेक्शन कमीशन नहीं बना सकता। नहीं, वो तो लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ पार्लियामेंट को प्राप्त है। और परिसीमन आयोग का गठन जब वो करते हैं तो सीमा क्षेत्रों का निर्धारण उससे किया जाता है। और इसीलिए अमेरिका में जो सिस्टम है वो इसको बिल्कुल ही गलत तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में, ये निर्वाचन क्षेत्र है, ओके, मान लीजिए निर्वाचन क्षेत्र है, पहले से ये कई भागों में है, ठीक है। इस एरिया में मान लीजिए बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन है और इस एरिया में हिंदू पॉपुलेशन, इस एरिया में मिक्स पॉपुलेशन, ठीक है। अगर इस एरिया में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, इस एरिया में बहुत ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन, तो ये एरिया अलग रहेगी और ये एरिया अलग रहेगी, तो चुनाव में मिक्स रिजल्ट आने की संभावना होगी। लेकिन अगर ये एरिया काट करके इस एरिया से मिला दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ कौन जीतेगा? मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतेगा। और इस एरिया को अगर इसमें मिला दिया जाएगा तो हिंदू कैंडिडेट ही चुनाव जीतेगा, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स पॉपुलेशन होगी तो किसी के भी चुनाव जीतने की संभावना होगी। इसलिए अभी देखिए 2017 का जो चुनाव हुआ है, 2012 का जो चुनाव हुआ, 2012 में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव हुआ और पंचायतों में तो हर 5 साल से क्या हो जाता है? परिसीमन हो जाता है, आरक्षण का रोटेशन हो जाता है और अपने हिसाब से लोग करने का प्रयास करते हैं, ओके। तो ये सारी समस्याएं होती हैं और परिसीमन आयोग का कई बार गठन किया गया है। तो परिसीमन आयोग क्या होता है? जो
किस सीमा का? निर्वाचन निर्वाचन की टेरिटरी बनाता है, निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र बनाता है कि कितना पॉपुलेशन पर कौन सा निर्वाचन होगा। अब देखिए लखनऊ जो है इतना बड़ा है, 1 लोकसभा सदस्य है, और हरदोई इतना बड़ा है, 1 लोकसभा सदस्य, ठीक है। और लखनऊ के जो बाहरी एरिया है वो दूसरा लोकसभा सदस्य है। अब यहां पर पॉपुलेशन डेंस है इसलिए एरिया कम है, तो टेरिटरी कैसे बांटी जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का रेशियो आता है, जनसंख्या का रेशियो आता है, उस आधार पर जैसे 1972 में जो परिसीमन हुआ था उसमें लोकसभा का, उसमें जो है 5 लाख की पॉपुलेशन रखी गई। अब जिस लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के लिए उस समय 5 लाख पॉपुलेशन थी, वहां पर एक पॉपुलेशन बढ़कर के कितना हो गई है? लगभग 1 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब इसीलिए फिर से परिसीमन की जरूरत महसूस हो रही है कि भले आप निर्वाचन क्षेत्र उतना रखें लेकिन पॉपुलेशन के आधार पर परिसीमन होते रहना चाहिए कि एक निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति को करना है। ओके, उसी आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन बनते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो कंस्टिट्यूंसी होगी वो सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी होगी, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। कैसा होगा? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा। द प्रोसीजर prescribed by these provisions voting based on the single member territorial constituency। यानी एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाएगा, एक क्षेत्र से दूसरे व्यक्ति नहीं चुने जाएंगे। कई बार क्या होता है, जब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है तो एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सदस्य, जैसे राज्यसभा के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है तो यूपी एक क्षेत्र हो जाता है और इनसे 10, 12, 15, 20 लोग चुने जाते हैं, तो वहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम लागू करना पड़ता है, क्योंकि ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लागू करना है। क्या आप लोग जानते हैं क्या होता है? फर्स्ट पास ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सिंगल टेरिटोरियल सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लागू किया जाता है कि जो भी व्यक्ति, क्या हो गया सर दूर जाना पड़ता है, तो इसीलिए तो मैंने 1 बजे से क्लास खाली करवा दिया है। अब आप लोग कुलदीप से कहो इसकी क्लास जो है वो 1 बजे वाली मैंने कमरा नंबर 10 में शिफ्ट कर दिया है, तो टाइमिंग शिफ्ट कर ले, ठीक। जब शाहबाद के आगे जाना पड़ता है, ठीक, कमरा लेके पढ़ाई करो, रोज इतना यात्रा करके पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एकल सदस्यीय जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये कहते हैं इवन दो proportional representation system has been prescribed for the election of the office of president and the vice president। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है and has not been adopted for the election of the legislature of the union and the states। संघ और राज्य के चुनाव के लिए अपनाई नहीं। अभी यूपीपीसीएस के मेंस में एक सवाल था, क्या था? सवाल आता है, वो जो मैं बताता हूँ उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। फोन चला रहे हो आप लोग, तमाम चीजें रोक देता है, ठीक है। एक इलेक्शन था मेंस में, एक सवाल था, सही इलेक्शन पढ़ते एक सवाल था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता? पढ़ाए बच्चों का बताइए आप। अरे भैया आपको 200 शब्दों में लिखना है, आप बताइए क्या क्या चीज आपको हिट करना है इसमें।
सबसे पहले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचन मंडल का फिर उसके बारे में थोड़ा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, किस आर्टिकल में है, ये लिख सकते हैं। बताइए। फिर उसके बाद कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया कि मतलब जो इसकी प्रक्रिया में अगर कोई विवाद होता है तो मतलब कहाँ जाता है, न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, ये लिख सकते हैं एक पार्ट। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो सेनेटर की तो मतलब जैसे सिस्टम होगी वो करेगी। ये तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से चुना ही जाएगा, इसमें क्या है? आपको सीधे से लिखना है। In the Article 52 there is a provision of Rashtra President for Indian Republic, है ना? And in the Article 54 there is a provision of election of President, ठीक है? और उसमें फिर आपको लिखना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाया जाएगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा और वहीं पर भी आपको ड्रूप मेथड क्या करना होगा, लिखना होगा। ये ड्रूप मेथड है कि कुल मतदाताओं की संख्या बटा कुल निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक और उससे निर्वाचन कोटा निकाला जाता है। इसके बाद आपको इलेक्टोरल कॉलेज लिखना है कि निर्वाचक मंडल क्या होगा। ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भाग लेते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते हैं। ओके। और फिर दिल्ली और विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे यूनियन टेरिटरी के। ये इलेक्टोरल कॉलेज लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, वो फार्मूला लिखना है। फिर विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, वो फार्मूला लिखना है। और उसके बाद आपको बताना है कि इतने इतने इलेक्शन इसके हो चुके हैं और वर्तमान में इनका चुनाव हुआ है। ये जब आप पैटर्न फॉलो करोगे तब आपको 12 में 8 नंबर मिलेगा। ठीक है। 9 तो सोचिए भी मतलब जीवन में मिलेगा। ठीक है। यू कांट बी अचीव 9। ओके। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। अगर ऐसे आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ओके। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा एंड डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज इन द मैटर ऑफ सच बिग स्केल इलेक्शन। और निश्चित रूप से माना जाता है कि अगर इतना बड़ा चुनाव होगा तो विवाद भी उत्पन्न होंगे और इसलिए अगर कोई इलेक्शन के संबंध में विवाद होता है तो उसके प्रोविजन के लिए कहा गया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का होगा या अन्य प्रोविजंस हैं वो अनुच्छेद 329 में डिस्कस किए। ऑल दे आर डिस्कस इन द आर्टिकल 329। 329 में इनके प्रावधानों को डिस्कस किया गया है और डिस्कस करके उनको पूरी तरीके से बताया गया। तो आर्टिकल 329 जो है वो डिस्प्यूट्स को लेकर के बड़ी बात है, क्योंकि इंदिरा जी के इलेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हुआ। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, अवैध कर दिया। तो उसी रेफरेंस में अनुच्छेद 329 को हमको पढ़ना चाहिए कि कैसे जब डिस्प्यूट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के होता है और अनुच्छेद 329 इसके बारे में कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि no election to either house of parliament or to the house or either house of legislature of a state shall be called in question except by any election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate legislature। यानी बिना उचित विधान के
कोई भी जो राज्य विधानसभा के सदस्यों का या लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। अगर प्रोविजन होगा तभी उसको लगाया। और इसीलिए जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1996 में पास हुआ है उसमें कह दिया गया है कि चुनाव से संबंधित कोई भी अगर डिस्प्यूट है डिस्क्वालिफिकेशन का तो पहले इलेक्शन कमीशन में जाएगा। इट्स विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इफ यू आर नॉट एग्री देन इट शुड बी गो टू द हाई कोर्ट एंड देन अपील में भी करेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और हाई कोर्ट को उसका जुरिसडिक्शन दिया गया है। और इसीलिए बाद में जब इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर कर दिया गया तो 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 322, 323 भी जोड़कर इलेक्शन कमीशन के पहले ही जोड़ दिया एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और उसमें चूंकि एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन की बात है तो उसमें प्रोविजन कर दिया गया कि कोई भी जो भी प्रोविजन है अगर कोई डिस्प्यूट है देन इट फर्स्ट शुड बी गो टू द ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल में जाएगा और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 136 का जुरिसडिक्शन का अपील है उसके तहत ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। हाई कोर्ट के प्रोविजन को पूरी तरीके से अलग हटा दिया। बाद में जाकर के 1996 में फिर से हाई कोर्ट को पावर दी गई और इन्होंने प्रोविजन कर दिया कि नहीं ट्रिब्यूनल बनेगा और उस ट्रिब्यूनल में निर्णय होगा। ट्रिब्यूनल से अगर सहमत है आदमी असहमत है तो वो कहा जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोविजन किए गए। इसके अलावा अनुच्छेद 329 में स्पेशल जुरिसडिक्शन फॉर इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के प्रोविजन किया गया है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में प्राविधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विशेष डिस्प्यूट होता है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा के सदस्यों के संबंध में जो चुनाव होगा वो भी अब हाई कोर्ट में पहले जाएगा। वो ट्रिब्यूनल में अब नहीं जाएगा। ट्रिब्यूनल की संस्था नहीं बनेगी, अब वो सीधे हाई कोर्ट में जाएगा और वहां से वहां जाएगा। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो ये प्रोविजन किए गए हैं इलेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे अनुच्छेद 323B जिसके तहत ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई थी, नोट कर लीजिए कहीं सेपरेट। 323B जो 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है, इलेक्शन कमीशन की पावर की बात कही गई है। 325 में इलेक्टोरल रोल की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? मतदाता सूची की बात कही गई है। और 326 में सार्वभौमिक मताधिकार या वैश्य मताधिकार की बात कही गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 326 में, ठीक है। 326 जरूर याद रखना है। इसी में एज यदि भी उम्र की चर्चा की गई। और फिर 327 दिया गया है जिसमें संसद के कानून बनाने की पावर है। और फिर 328 है जिसमें राज्य विधानसभाओं के कानून बनाने की पावर है। और फिर क्या है?
हैं 329 329 है, जिसमें डिस्प्यूट अराइजन के संबंध में चर्चा की गई। प्रीलिम्स के लिए इतनी चीजें आप याद रखिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो पर आपका प्रीलिम्स का कोई सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब प्रीलिम्स में तमाम सारे सवाल जो इलेक्शन के संबंध में डेवलपमेंट हुई है, विकास हुए हैं, उस पर भी चर्चा की जाती है, उस पर भी लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या परिश्रम होंगे। तो अनुच्छेद 23 से 324 से 332 तक की चर्चा हम लोगों ने कर दिया है, और इसीलिए मतदाता सूची की सबकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया। अब 1951 की 50 की जनप्रतिनिधि अधिनियम की भी चर्चा कर दिया। अब जो 323 था की है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। कुछ और कानून बनाया है पार्लियामेंट ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उनको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चुनाव तंत्र पर चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन कानून 1952 करना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन कानून 1952, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991, अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1991, समानांतर सदस्यता निषेध अधिनियम 1950, समानांतर सदस्यता निषेध अधिनियम 1950, निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960, निर्वाचन नियम संहिता 1961, और इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन चिन्ह आवंटन आदेश 1968 भी पारित किया है, जिसके तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, चुनाव चिन्ह ऐलान करता है, सारे प्रोविजन हो। अब एक चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव तंत्र है, अनुच्छेद 324 का प्रयोग करते हुए पूरा एक निर्वाचन तंत्र बनाया जाता है, और निर्वाचन तंत्र में जो लोग काम करते हैं, है ना, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन लेवल पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ दो जो है वो इलेक्शन कमिश्नर, और इसके बाद जो है बहुत सारे सहायक इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो दो लोग पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सहायक निर्वाचन आयुक्त बहुत होते हैं, जिनका कहीं कोई उल्लेख नहीं, और इनके रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की बात है, वो अभी तक कभी अपॉइंट नहीं किया गया। इसके बाद स्टेट लेवल पर इनको हेल्प करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर क्या होता है, जो इस समय अजय शुक्ला जी थे अभी पिछले चुनाव में विधानसभा में,
उसके पहले वेंकटेश्वर लोग थे, उसके पहले कोई दूसरे थे, तमाम लोग थे, कई लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है जा रहा है। तो चीफ इलेक्शन अफसर होता है। अब चीफ इलेक्शन अफसर के कंट्रोल में इसमें कई सारे होते हैं, ज्वाइंट इलेक्शन या डिप्टी इलेक्शन अफसर होते हैं, डिप्टी इलेक्शन अफसर होता है, या नहीं डिप्टी चीफ इलेक्शन अफसर, ठीक है, डिप्टी चीफ इलेक्शन अफसर होते हैं और ज्वाइंट इलेक्शन अफसर होते हैं, ठीक है। सहायक निर्वाचन अधिकारी, सहायक इलेक्शन ऑफिसर होते हैं। जिले में जो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ये क्या मतलब सीओ के ये प्रदेश लेवल पर होते हैं। फिर जब जिले लेवल, ये सब इसको हेल्प करते हैं और ये सब इसको हेल्प करते हैं। जिले लेवल पर डीएम को जो है जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डीईओ क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ठीक है, जो जिले स्तर पर काम करता है। कहीं कहीं से सीडीओ को बना दिया जाता है, नहीं, कभी नहीं, ये सब हैंडओवर करते हैं। नेवर। वो कुछ पावर उनको जाती है कि मतलब वो करेंगे, आप ड्यूटी आप लगाएंगे, ये करेंगे, नहीं, ठीक है। डीओ डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन वो जब डीओ के रूप में काम करता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर यूज नहीं करता है, वो डीओ फिर डीओ होता है, ठीक है। और इसको हेल्प करने के लिए डिप्टी डीओ होते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर होते हैं, जो सामान्यतया एडीएम होते हैं। कौन होता है, सीडीओ नहीं होता, एडीएम, ओके। फिर इसके मदद करने के लिए एडीओ होता है, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, जो इसको मदद, ठीक है, सारे जिला लेवल के कार्य, ठीक है। अब चूंकि स्वीप की अवधारणा आ गई है, मतदाता जागरूकता अभियान की आ गई है, तो दो अफसर और अपॉइंट होते हैं। लोअर टी शर्ट लाना होगा, जूता ना, एक स्वेटर ले आना। अरे मैं क्लास में हूँ, ज्यादा बात मत करो, ठीक है। ये होता है। अब चूंकि मतदाता जागरूकता अभियान की प्रक्रिया चल गई है, स्वीप की प्रक्रिया चल गई है, तो दो अफसर और अपॉइंट होते हैं। क्या, एक स्वीप कोऑर्डिनेटर इलेक्शन कमीशन से अपॉइंट होता है, मैं 10 साल है ना, वो समन्वयक होता है, स्वीप कोऑर्डिनेटर होता है। और एक होता है स्वीप का नोडल, ठीक है। सीडीओ को सामान्यतः ये बना देते हैं, क्या बना देते हैं, स्वीप नोडल अफसर। कहीं डीआईएस बन जाता है, कहीं सीडीओ बन जाते हैं, कहीं कोई बन जाता है, या ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी, ड्यूटी काटने की जिम्मेदारी। आईएएस लेवल का ऑब्जर्वर होते हैं सब, ऑब्जर्वर अलग होता है, ठीक है, वो अपने जिले में नहीं होता है। इसके अलावा इसके नीचे जो बनते हैं वो एआरओ, क्या बनते हैं, एआरओ। और फिर ड्यूटी है, जिनका काम होता है मतदाता सूची बनाना, उसके लिए बीएलओ अपॉइंट होते हैं, ये सब काम करते हैं, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण करना, ये सब बनाना, ये सब तहसील लेवल के पोस्ट, जो एसडीएम लोग बनाए जाते हैं और वो उसके लिए काम करते हैं। तो डीओ होता है, फिर रिटर्निंग अफसर होता है, चुनाव अधिकारी रिटर्निंग अफसर यानी आरओ होता है, और ये जो है रिटर्निंग अफसर जो है एसडीएम लेवल का अफसर होता है, और आरओ होता है, और फिर डीआरओ होता है, जो कि पूरा
काम करते हैं, इलेक्टोरल रोल बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक निष्पक्ष अधिकारी आता है चुनाव के दौरान, जो देखे कि चुनाव निष्पक्ष होता है कि नहीं होता है, वो ऑब्जर्वर होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है, पर्यवेक्षक होता है। ये पूरा एक सेटअप होता है। और इसके अलावा जिस भी विभाग से जरूरत होती है, पर्याप्त कर्मचारी वहां पर पोस्ट किए रहते हैं, और जिसकी भी ड्यूटी लगा दी जाएगी वो कोई मना नहीं करेगा। और इलेक्शन वाले दिन 3 प्रकार के अधिकारी और अपॉइंट होते हैं। वो पीठासीन अधिकारी, मतदान सहायक अधिकारी 1, सहायक अधिकारी 2, सहायक अधिकारी 3, जो जाकर के वोटिंग कराते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब जो भी चुनाव की प्रक्रिया है, जो चुनाव का कार्यक्रम है, शेड्यूल है, वो कैसे बनता है और क्या क्या चुनाव के सुधार हुए हैं, चुनाव की प्रक्रिया कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या आ गई, वीवीपैट क्या आ गया, इन सब चीज की सुधार समितियां कौन कौन सी बनी, ये सब की चर्चा हम लोग सर जो टीयू होता है क्या सीधे ऊपर से मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन से रेगुलेट होता है कि मतलब ये इसको राज्य स्तर पे भी रेगुलेट करते हैं?